हेलो, वेलकम टू द एसके फिजिक्स। यहाँ पर हम देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ के बारे में। न्यूटन्स का कौन सा लॉ? जब न्यूटन ने कंक्लूड किया है केपलर्स लॉ को एक्सटेंड करके आगे। मतलब हमको मालूम है न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसको अब यहाँ पर न्यूटन ने केपलर्स लॉ को हेल्प से आगे प्रूफ किया है। लेकिन उससे पहले हम ये जानने के पहले हम देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमने देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंटर सीकिंग फोर्स होता है, सेंटर की तरफ आने वाला फोर्स होता है। सो F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मतलब जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी तो उस बॉडी के ऊपर में सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। और यहाँ पर m क्या है? मास ऑफ द बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ, and v is the velocity of the circulating body and r is the distance of the body from the center of the circle. So here the formula is the centripetal force. अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं उसका डेरिवेशन। ओके, अब डेरिवेशन मतलब उसका जो फॉर्मुलेशन के फॉर्म में न्यूटन्स ने कंक्लूड किया है कि F is inversely proportional to the r square. ओके, अब यहाँ पर the distance traveled by the planet in one revolution is the perimeter of the circle. हमको मालूम है कि जब प्लैनेट रिवॉल्व करेगा along the circumference of the circle, तो उसका circumference of circle का फॉर्मूला क्या है? 2 by r है। ठीक है, और r is the distance of the planet from the sun. r क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा लाइट चमक रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। डिस्टेंस ट्रैवल है। सो r is the distance of the planet from the sun. r एक प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस है। और t क्या होगा? t होगा पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, t इज द टाइम टेकन और पीरियड इज द रिवॉल्यूशन ऑफ द बॉडी। अब जैसे कि बेसिक फार्मूला हमको मालूम है कि बेसिक फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला। स्पीड मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड द टाइम टेकन अपॉन में। सो यहाँ पर उसको फार्मूला देखो, v इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? 2 पाई r इतना। और टाइम टेकन, टाइम इज व्हाट? कैपिटल T। अब यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल का जो फोर्स का फार्मूला है वो क्या है? F इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन r। v का स्क्वायर है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे v को यहाँ पर। सो m v क्या है? 2 पाई r अपॉन t का स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि v का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर बनेगा m मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 4 पाई स्क्वायर m एंड देन r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर, और टी स्क्वायर नीचे जाएगा r के पास तो बनेगा r। ठीक है, अब यहां पर r और r स्क्वायर का एक कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? f इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m r डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ओके, अब यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे अपन। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब ऐसा हम क्यों करने वाले हैं तो तुमको थोड़ी देर बाद पता ही चल जाएगा। देखते हैं, F इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m, ऑलरेडी r था, उसके बाद आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, r इंटू आर स्क्वायर बन जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। ओके, बहुत अच्छे। F इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिखता हूं मैं, r स्क्वायर यहां पर लिखता हूं, और r क्यूब अपॉन उसके नीचे लिखूंगा मैं t स्क्वायर। ये देखो, इसको देखकर कुछ याद आ रहा है हमें, कुछ मतलब केपलर का थर्ड लॉ याद आ रहा है। केपलर का थर्ड लॉ क्या था? t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब था। ओके, उसको कन्वर्ट करेंगे हम इक्वल टू के फॉर्म में। t स्क्वायर इज इक्वल्स टू k लेना पड़ेगा कांस्टेंट r क्यूब को शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा t ये नीचे। सो टी स्क्वायर अपॉन r क्यूब बनेगा k। ठीक है, यहां पर लेकिन r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है, यहां पर टी स्क्वायर अपॉन r क्यूब है, इनवर्स है। इसका मतलब r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर बनेगा 1 अपॉन k। ओके, यहां पर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन r स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन के बन जाएगा, मतलब 1 अपॉन के यहां पर आ जाएगा k। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा गौर से देखेंगे हम। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, मतलब f इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन
आर स्क्वायर। आपको मालूम है कि कांस्टेंट अपॉन जब कांस्टेंट आ गया तो ये दोनों का क्या रिलेशन बनेगा, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हैज प्रूव्ड द न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स ने क्या बोला था कि जब भी फोर्स एक्ट होता है दो बॉडी के बीच में, जब उनका डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा उसका, मतलब force is inversely, thus here the Newton concluded that the force is inversely proportional to the distance between the body and the body. When the body is performing the circular motion, that centripetal force is also the inversely proportional to the square of the distance between these two bodies. अब यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बहुत ज्यादा वीक होता है, कमजोर होता है पूरे यूनिवर्स में, लेकिन फिर भी कमजोर होने की वजह से फिर भी सभी बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है अपनी अपनी जगह पर। प्लैनेट्स वगैरह सब क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वीक फोर्स है फिर भी एक्ट क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ द ह्यूज मासेस ऑफ द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द यूनिवर्स। ओके, थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।